हेलो एवरीवन। हम कंप्लीट कर रहे हैं मदर इंडिया बुक है कैथरीन मायो की, उसको ठीक है। तो इससे संबंधित 4 चैप्टर ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर 5 है, साफ गोई। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक रही है ये, ठीक है। तो अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बाल विवाह के बारे में विधायिका के सदस्यों ने जो चित्र प्रस्तुत किया है उसके परिणाम को देखने के लिए किसी विदेशी के लिए सबसे सीधा तरीका यह है कि वह भारत में महिला अस्पतालों को जाकर देखे। मैंने यही काम पंजाब से बम्बई तक और मद्रास से संयुक्त राज्यों तक जाकर किया है। यह काम पुरुष नहीं कर सकता है, क्योंकि वह चाहे डॉक्टर हो या ना हो, उसे महिला रोगी को देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उत्तर पूर्व के एक शहर में भारतीय महिलाओं में एक पर्दा अस्पताल का बहुत नाम है, जहां भीरू स्वभाव वाली महिलाओं की भीड़ रहती है, जिन्हें उनके घरों की 4 दीवारी के भीतर बाहर पहली बार निकलने का अवसर मिला है, या वो हमेशा भीतर ही रहती हैं। और अगर वे बीमार ना पड़ती तो अब भी यहाँ आने का जोखिम नहीं उठाती। मुस्लिम महिलाएं हमेशा और हिंदू महिलाएं यदा कदा पर्दा वाली गाड़ियों से यहाँ पहुँचती हैं। यह बक्शेनुमा छोटी पालकी या डोलियों में बिठाकर लाई जाती हैं, जिनमें वे किसी तरह अपने शरीर को झुकाकर बैठ पाती हैं। जिन डोलियों को सामान की गठरी की तरह एक लट्ठे में झुलाते हुए लाया जाता है, उनमें सरकारी बाबुओं की पत्नियां होती हैं, अधिकारियों और व्यवसायी पुरुषों की पत्नियां होती हैं। कभी कभी धनी स्त्रियां तो कभी कभी गरीब स्त्रियां भी होती हैं। यानी उच्च जाति की स्त्रियां भी आती हैं और निम्न जाति की स्त्रियां भी। ये सब यहाँ धार्मिक और जातीय भेदभाव को भुलाते हुए अपनी बीमारी जिससे वे मर रही हैं से ठीक होने के लिए मदद मांग रही हैं। एक अस्पताल एक मंजिला भवन में है। यह अस्पताल एक मंजिला भवन में है जिसमें कतार से अनेक कमरे हैं। इनमें कुछ वार्ड हैं और कुछ अलग अलग कमरे हैं। वर्षों पहले जब यह आरंभ हुआ था तो यहाँ महिलाओं के आने की गति बहुत सुस्त थी। पहले साल में केवल 9 स्त्रियां ही प्रसव के लिए आई थी, पर अब यहाँ सारे बिस्तर भरे हुए हैं। यहाँ तक कि बरामदा भी चारपाइयों से भरा हुआ है। जगह न होने के कारण 20 स्त्रियां यहाँ भर्ती होने के लिए चिरोरी कर रही हैं। अगर आप चहलकदमी करते हुए चारपाइयों के बीच से निकलें और सफ़ेद तकियों पर लेटे हुए चेहरों पर नज़र डालते जाएं, तो आपको गैर आर्यों के चेहरे काले, ब्राह्मण स्त्रियों के चेहरे हल्के भूरे, मुस्लिम महिलाओं के चेहरे सुंदर तराशे हुए क्योंकि उनकी नस्ल उत्तरी ईरान की है, और दक्षिण की महिलाओं के चेहरे भद्दे दिखाई देंगे। पर सभी के चेहरे बताते हैं कि उनकी पीड़ा और बेबसी एक समान है। यहाँ लगभग महिलाओं की बीमारियों का इलाज होता है। इन बीमार स्त्रियों में बहुत सी युवा हैं और लगभग सभी यौन रोगों से संक्रमित हैं। कुछ निसंतान लोग भी यहाँ आते हैं जो संतानोत्पत्ति के लिए दवाई या ऑपरेशन की प्रार्थना करते हैं, ताकि उनकी भारतीय पत्नी को पुत्र हो और वे सम्मानित स्थिति प्राप्त कर सके। बेट्रिस महिला सर्जन अधीक्षिका कहती है, इन महिलाओं में लगातार एक बच्चा होने के बाद सूजन की बीमारी हो जाती है और उससे उनकी कोख नष्ट हो जाती है। यहाँ बहुत सी ऐसी युवा लड़कियां भी आती हैं जिनके अंदरूनी अंग विवाह के पहले वर्ष में इस कदर नष्ट हो चुके हैं कि देखकर डर लगता है। यह 90% स्त्रियों की कोख की सूजन का कारण सूजन की बीमारी है। जैसे ही हम एक युवा लड़की के बिस्तर पर जाकर रुकते हैं, वह हमें भूखे जानवर की तरह देखने लगती है। डॉक्टर बताती है, यह एक नई मरीज है, इसके कई बच्चे हुए हैं पर सभी मरे हुए। इस बार अगर इसके जीवित बच्चा नहीं हुआ तो इसका पति इसको रखेगा नहीं, इसलिए यह हमारे पास प्रसव के लिए आई है। इसे भी यौन रोग है, पर आशा है हम इसे सही कर सकते हैं। और इसे क्या हुआ है? मैं एक दूसरे बिस्तर पर जाकर पूछती हूँ। उसके चेहरे पर हमें मृत्यु की पीड़ा दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने बताया, यह एक हिंदू अधिकारी की पत्नी है। इसके पहले प्रसव में यह बच्चा जीवित नहीं रह सका था, इसलिए 3 दिन पहले जब इसे दूसरे प्रसव के दर्द शुरू हुए तो इसका पति इसे यहाँ ले आया था। इसे दिल की बीमारी और दमा भी है और इसकी एक टांग भी टूटी हुई थी।
मुझे इसकी टांग भी ठीक करनी पड़ी और प्रसव भी करवाया। इसे जुड़वा बच्चे हुए पर बेबी मरे हुए, जिन्हें संडसी से पकड़कर निकालना पड़ा। अंदर संक्रमण होने की वजह से इसकी कोख नष्ट हो गई है और अब यह दोबारा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन अभी यह बात इसे मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इसने इसे सुन लिया तो मर जाएगी। इसकी उम्र कितनी? तो 13 वर्ष कुछ महीने। आगे बढ़ने पर मैंने एक पीली पड़ चुकी लड़की को देखा जो अपनी चिड़िया के पंजे जैसे हाथ में कागज का एक खिलौना पकड़े हुए थी। जैसे ही वह मुझे देखकर मुस्कुराई, मैंने पूछा, और इसे क्या हुआ है? डॉक्टर कहती है। यह सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। खुश थी और पढ़ने में इतनी तेज थी कि इसने अभी छात्रवृत्ति के लिए पुरस्कार जीता था। पर 5 महीने पहले छुट्टियों में इसके भाई ने इसे इसके आदमी के घर भेज दिया जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। उस आदमी की आयु थी करीबन 50 वर्ष। उनके विचार में वह सभ्य हिंदू है, इसलिए निंदनीय नहीं है, पर हमारे विचार से वह जानवर है। इसके साथ जो गलत काम हुआ उसे यह लड़की बताते हुए भी डरती है। हफ्तों तक यह वध से बदतर होती गई और अंत में पागल हो गई। तब इसकी छोटी बहन, जो हमारी पुरानी मरीज रह चुकी है, इसे इसके पति के घर से भगाकर यहां ले आई। मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जिसके साथ इतना क्रूर दुष्कर्म हुआ है। इसके अंदरूनी जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। यहाँ आने के कई दिनों तक यह चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही थी। कुछ बोलती भी नहीं थी, केवल भावशून्य आंखों से ताकती रहती थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि संयोग से एक हाथ टूटी लड़की अस्पताल में इलाज के लिए आई। हमने उस लड़की की चारपाई को इसके बिस्तर के पास रख दिया। मैं जब भी जाती तो उस लड़की के साथ खेलने लगती थी, जिसे यह देखती रहती थी। हमें इस तरह उसके साथ खेलते हुए देखकर इसने महसूस करना शुरू किया कि हम लोग क्रूर नहीं हैं। अगले दिन जैसे ही मैं इसके पास से गुजरी, यह मुस्कुराई और एक दिन बाद इसने भावुक होकर मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। इसका दिमाग ठीक होने लगा था। अब इसका मानसिक संतुलन भी ठीक हो रहा था, पर इसका शरीर अभी भी बीमार है। लेकिन दुर्भाग्य से इसे यह याद नहीं है कि इसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। यह बस अपने खिलौनों के साथ लेटी रहती है, कुछ हैरान रहती है और कमज़ोर हाथों से उनसे खेलती रहती है। यह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे में हमारी हलचलों को निहारती रहती है। इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। इसी बीच इसके पति ने अपने वैवाहिक अधिकारों को वापस पाने के लिए मुकदमा कर दिया। वह इसे फिर से घर ले जाने के लिए दबाव बना रहा है। यह अभी 13 वर्ष की नहीं हुई है। मानसिक पागलपन के ऐसे उदाहरण सामान्य हैं। यदि एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में कमजोर शरीर की बजाय बलिष्ठ से बलिष्ठ शरीर भी मिला हो तो भी वह कोमल ही होता है। इस तरह के जुल्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिस लड़की के बारे में अभी बताया गया वह एक संभ्रांत, शिक्षित और सभ्य परिवार की बेटी है, किंतु यह लड़की बिल्कुल उस जैसी है जिसे मैंने यहाँ से 300 मील दूर एक गांव में देखा था। उस लड़की की शादी बचपन में ही कर दी गई थी और 10 वर्ष की उम्र में उसे पति के साथ भेज दिया गया था। वहां उसका लगातार इतना ज़्यादा उपयोग किया गया कि वह घबरा कर पागल हो गई। उसके बाद उसे इतना पीटा गया कि वह तड़प कर एक कोने में ढेर हो गई। यहाँ तक कि मार पड़ने पर भी वहाँ से हिली नहीं। जब वह उसके लायक नहीं रह गई तो उसका पति अंततः उसे बुरा सौदा समझकर निराश होकर उस नन्हे मासूम शरीर को अपने कंधे पर डालकर जंगल में ले गया और मरने के लिए एक झाड़ी में फेंक आया। संयोग से एक भारतीय ने उस लड़की को फेंकते हुए देख लिया था, जिसने तुरंत इसकी खबर एक अंग्रेज महिला को दी, वरना वह लड़की झाड़ी में ही मर जाती। खबर सुनकर वह अंग्रेज महिला स्वयं जंगल में गई और उस लड़की को उठाकर अपने साथ लेकर आई।
बताते हैं कि उसके साथ हुए जुल्म से उसके दिमाग पर इतना गहरा आघात हुआ था कि उसमें धीरे धीरे चेतना आई थी। पर जब शांत और प्यार के साथ एक बच्ची की तरह उसकी देखभाल की गई तो वह सामान्य बातचीत करने की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद जब मैंने उसे 1 साल 4 महीने के बाद पहली बार देखा तो वह पुराने बगीचे में खुशी से दौड़ती हुई दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। वह एक गुड़िया को हाथ में पकड़े हुए संतुष्ट लग रही थी। उसके अंग्रेज संरक्षक जब तक चाहेंगे उसे रखेंगे, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दें तो भारत के अधिकांश भागों में सामान्यतः यही स्थिति है। बम्बई प्रेसिडेंसी में शिक्षित और प्रगतिशील महिलाओं की संख्या सबसे अच्छी है। फिर भी उस प्रांत में बहुसंख्यक स्त्रियों की स्थिति अन्य प्रांतों से कुछ भिन्न है। उदाहरण के लिए मैंने एक स्त्री को देखा जो 9.5 वर्ष की आयु में मां बनी थी। उसका पेट चीर चीर कर बच्चा निकाला गया था और जो लड़का हुआ था उसका वजन 1 और 3/4 पाउंड था, मतलब 1.75 पाउंड। बम्बई से 1000 मील पूर्वी भारत के दूसरी ओर भी आपको यही कहानी मिलेगी। यहाँ के अस्पताल की एक अत्यंत योग्य और समर्पित अंग्रेज महिला डॉक्टर ने मुझे बताया, हम इन बाल पत्नियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पहले गर्भकाल में ही इनकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, उसके बाद भी वे लगातार काम करती रहती हैं और बार बार के गर्भधारण से बच्चा जनने के लिए जिस नई शक्ति की उन्हें आवश्यकता होती है उसे अपने अंदर पैदा करने का उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ा बच्चा 5 पाउंड का है। सामान्य बीमारी का संक्रमण जल्दी हो जाता है। 5 पाउंड का है। सामान्य वजन 4 पाउंड है। बहुत से बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं और जो जिंदा पैदा होते हैं उनमें भी जीवन शक्ति इतनी कम होती है कि उनमें हर बीमारी का संक्रमण जल्दी हो जाता है। यहाँ मेरी अधिकांश मरीज वे स्त्रियां हैं जो विश्वविद्यालय के छात्रों की पत्नियां हैं। इनमें से लगभग हर एक को यौन संक्रमण है। जब मैं पहली बार भारत आई तो मैंने इस विश्वास में कोशिश की कि मैं लड़कियों के माता पिता से जाकर मिलूं और उन्हें उनकी बेटियों की इस हालत के बारे में बताऊं ताकि वे रोकथाम का कुछ उपाय करें। परंतु जब मुझे मालूम हुआ कि उन्हें अपनी बेटी के होने वाले पति की बीमारी के बारे में पता रहता है, लेकिन उस पर उन्हें न शर्म होती है और ना भी उसे गलत समझते हैं, तो फिर मैंने अपनी कोशिश करनी छोड़ दी। वे इस बीमारी से बिल्कुल परेशान नहीं होते, ना वे इस बात को मानते हैं कि वे अपनी बेटियों की अगली नस्ल में एक घातक बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। अब मैं जिस बात से चिंतित हूँ वह यह है कि हमारे अस्पताल के पास पैसे की हमेशा कमी रहती है। ऐसी स्थिति में क्या इन मरीजों को दवाई देने का मुझे अधिकार है? एक मरीज के इलाज की कीमत 20 रुपये आती है और जो स्त्री ठीक होकर घर जाती है वह पति के संपर्क में आकर फिर उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। मैं इन बहुमूल्य 20 रुपये से और बहुत से अच्छे काम कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मद्रास प्रेसिडेंसी में भी पश्चिम से उत्तर तक कोई अच्छी कहानी नहीं है। एक अत्यंत अनुभवी महिला सर्जन ने मुझे बताया, यहाँ अधिकांश स्त्रियों के लिए विवाह एक शारीरिक त्रासदी है। लड़की 1 या 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकती है, परंतु उसके बाद वह अपने आप या तो संक्रमण से या निर्मम देखभाल से अपंग हो जाती है। ऐसी हजारों स्त्री रोगों के मामले में जिनमें मैंने इलाज किया है और भी कर रही हूँ, मुझे एक भी ऐसी स्त्री नहीं मिली जिसे यौन रोग ना हुआ हो। भारत के अन्य प्रांतों में भी स्वास्थ्यकर्मी पुरुषों और महिलाओं ने, जिनमें यूरोपीय और पाश्चात्य शिक्षित भारतीय भी थे, मुझे कम उम्र में पत्नी बनने वाली स्त्रियों में होने वाले कुप्रभावों के बारे में ऐसी ही बातें बताई गई, जैसे मां को जल्दी तपेदिक हो जाता है, उनके शरीर के अंदरूनी अंग अपनी जगह से हट जाते हैं,
कमर की हड्डी और बच्चेदानी पर अत्यधिक जोर पड़ने के कारण उनकी अपरिपक्व हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और वे इतनी बर्बाद हो जाती हैं कि उनमें दोबारा बच्चा जनने की शक्ति नहीं रह पाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें हिस्टीरिया और दिमागी रोग हो जाता है और उनके शरीर का मानसिक विकास रुक जाता है। एक भारतीय अनुभवी फिजिशियन ने मुझे बताया, भारतीय स्त्रियों का बहुत कम प्रतिशत मुझे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दिया। मुझे लगता है कि उनकी यह स्थिति उनके यौन संक्रमण और सहवास की अधिकता की वजह से होती है। उनके साथ सामान्यतः दिन में 2 या 3 बार सहवास किया जाता है। 36 वर्ष पहले जब सहवास के लिए सहमत आयु के बिल पर भारतीय विधायिका में बहस चल रही थी, तब समस्त महिला चिकित्सकों ने, जो उस समय भारत में काम कर रही थी और जिन्होंने अपने आप को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया था, वायसराय से स्त्रियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में सामान्य मामलों को प्रस्तुत किया था जो चिकित्सा के समय उनमें से हर एक के व्यक्तिगत अनुभवों में आए थे। उनमें से कुछ घटनाएं निम्नलिखित हैं जिनसे जाना जा सकता है कि जब भी मरीज पहली बार इलाज के लिए उनके पास आई थी तो उनकी कितनी बदतर स्थिति थी। आयु 9 वर्ष। विवाह के एक दिन बाद ही जांघ की हड्डी उतर गई थी, कोख नष्ट हो गई थी और मांस लटक गया था। आयु 10 वर्ष। खड़ी होने में असमर्थ थी, अत्यधिक खून बह रहा था, मांस के चिचड़े लटक रहे थे। आयु 9 वर्ष। उसके साथ इस कदर बलात्कार हुआ था कि उसकी सर्जरी भी मुश्किल थी। उसके पति की और भी 2 जीवित पत्नियां थीं और वह बढ़िया अंग्रेजी बोलता था। आयु लगभग 7 वर्ष। अपने पति के साथ रहती थी। वह विवाह के 3 दिन बाद घोर यंत्रणा में तड़प तड़प कर मर गई। आयु लगभग 10 वर्ष। अपने हाथों और घुटनों पर रेंग कर अस्पताल आई। अपने विवाह के बाद से वह कभी भी खड़े होने में समर्थ नहीं हुई। यहां जो सूची दी गई है वह संक्षिप्त है, मूल सूची से बड़ी है। आप पूरी सूची इस पुस्तक के परिशिष्ट में देख सकते हैं। ठीक है, नीचे पुस्तक का परिशिष्ट दे रखा है 3 नंबर। ठीक है, ये अलग अलग इनमें देख सकते हैं। यह बात 1891 की थी। 1922 में यह विषय पुनः भारतीय विधायिका के समक्ष लाया गया और वर्षों बाद महिला सर्जन डॉक्टरों ने एक बार फिर वही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसका किसी ने भी विरोध नहीं किया और ना कोई कर सकता था। जिस अंग्रेज ने अपनी बहस में इस प्रार्थना पत्र का उल्लेख किया वह उसका जोर से पाठ करने का साहस नहीं कर सका, किंतु सहमत आयु में वृद्धि करने वाले इस बिल पर चर्चा करते हुए उसने अपने भाषण का समापन इन शब्दों के साथ किया था। अधिकांश लोगों ने कहा है कि इस बिल से आंदोलन की संभावना है। आंदोलन को जितना मैं नापसंद करता हूं उतना कोई नहीं करता। मैं तो आंदोलन से ऊब गया हूं, किंतु महोदय, यह मामला जब स्त्रियों और बच्चों के जीवन से जुड़ा है तो मैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के शब्दों में केवल इतना ही कह सकता हूं, आंदोलन करो और नरक में जाओ। साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के ताजा अंक में मिस्टर गांधी ने अपने नाम से एक लेख बाल विवाह का अभिशाप शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसमें मिस्टर गांधी लिखते हैं, यह हमारे हजारों होनहार लड़के और लड़कियों की जीवन शक्ति को नष्ट कर रहा है, जिन पर हमारे समाज का भविष्य निर्भर करता है। यह प्रतिवर्ष हजारों दुर्बल लड़के और लड़कियों को पैदा कर रहा है, जिनके माता पिताओं के शरीर भी अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं। आज हमारे समाज में जो सर्वाधिक भयानक बाल मृत्यु दर और मृतक बच्चों का पैदा होना जारी है, उसका उर्वरक कारण यही बाल विवाह है। यह 1 संख्या, 2 शारीरिक शक्ति और साहस, 3 नैतिकता, इन तीनों दृष्टियों से हिंदू समाज को भी धीरे धीरे पतन के गर्त में ले जाने का मुख्य कारण है। जितना रोचक मिस्टर गांधी का यह लेख है उतना ही रोचक इसका उत्तर भी है।
जो एक ऐसे भारतीय संवाददाता ने दिया है जिसको मिस्टर गांधी स्वयं समाज में उच्च स्थिति का व्यक्ति मानते हैं। वह लिखता है, मुझे इसका लेख मुझे आपका लेख बाल विवाह का अभिशाप पढ़कर बहुत अधिक पीड़ा हुई। मैं समझने में असफल हूं कि आप उन लोगों के उदार विचारों को क्यों नहीं शामिल कर सकते जो आपसे भिन्न मत रखते हैं। मुझे लगता है यह कहना अनुचित है कि जो लोग बाल विवाह पर जोर देते हैं वे पापी हैं। बाल विवाह की प्रथा किसी एक प्रांत या समाज के किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि यह भारत में सर्वत्र है। बाल विवाह का मुख्य विरोध इस बात पर है कि इससे बाल पत्नी और उसके बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। पर यह विरोध निम्न कारणों से बहुत विश्वसनीय नहीं है। हिंदुओं में अब विवाह की आयु बढ़ रही है, पर जाति कमजोर होती जा रही है। 50 या 100 साल पहले स्त्री और पुरुष सामान्यतः मजबूत, स्वस्थ और आज के अपेक्षा अधिक आयु के होते थे, किंतु तब बाल विवाह अधिक प्रचलन में था। इन तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि बाल विवाह शारीरिक व्याधियों और कमजोरियों का उतना बड़ा कारण नहीं है जितना लोग मानते हैं। अंतिम पंक्तियों में जो तर्क दिया गया है वो भारतीयों में इतना आम है कि उस पर कुछ कहे बिना नहीं रहा जा सकता। लेखक को अपने दादाओं के कार्य और पोते पोतियों की स्थिति के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं देता। लगता है उसने खुद से ही कागज पर यह संबंध लिख दिया है। मिस्टर गांधी का बाल विवाह पर प्रहार जारी रहा, हालांकि वह अरण्य रोदन जैसा था, पर उन्होंने अपने लेख के विरोध में आए कुछ और पत्रों को भी प्रकाशित किया। इनमें एक पत्र उन्होंने एक बंगाली हिंदू महिला का भी छापा, जिसमें वह लिखती हैं, मैं नहीं जानती कि आपने हमारे समाज की गरीब बाल पत्नियों के पक्ष में जो शब्द लिखे हैं उनके लिए मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं। हमारी स्त्रियां चुपचाप नम्र होकर अपने दुखों का बोझ सहन करती हैं। अब उनमें किसी भी दुख से लड़ने की कोई भी शक्ति बाकी नहीं रह गई है। इसके उत्तर में मिस्टर गांधी ने अपने निजी अनुभव से कुछ उदाहरण दिए। जैसे एक 60 वर्षीय शिक्षाविद ने एक 9 वर्ष की लड़की से विवाह किया और जनता में उसने अपना सम्मान भी नहीं खोया, किंतु अंत में उन्होंने भारत की पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त महिलाओं पर यह आरोप लगाया कि वे अपनी ऊर्जा राजनीति में, भाषण देने में, अपनी प्रसिद्धि पाने में और फालतू बातों में ज़्यादा खर्च करती हैं और भारत की मुक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य की उपेक्षा करती हैं जिन्हें वे ही कर सकती हैं। उन्होंने कहा, क्या स्त्रियों का हमेशा पुरुषों को दोष देना और उसी में अपनी संतुष्टि समझना उचित है? यदि वे चाहें तो स्त्रियों के वोट के अधिकार के लिए लड़ सकती हैं। इसमें न समय खर्च होना है और ना ही कोई परेशानी होनी है। इससे उनको मनोरंजन का साधन भी मिल जाता है। लेकिन कहाँ है ऐसी साहसिक स्त्रियां जो बाल पत्नियों और बाल विधवाओं के बीच काम करें और तब तक चैन से ना बैठें जब तक कि बालिका विवाह असंभव न हो जाए। इन विषयों पर चर्चा करके उनकी वास्तविकता पर पर्दा डालना और उन्हें जल्दी से टालना लोगों की आदत बन गई है। इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए जब ईसाई मिशनरियों की रिपोर्टों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि उनमें शर्मनाक बातों के स्थान पर डॉट डॉट देकर उन बातों को ही दफन कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि ईसाई मशीनरी पहले उन लोगों का हित सोचते हैं जहां से उनको धन मिलता है और जिनकी मेजों पर भी अपनी रिपोर्ट रखेंगे। इसके बाद वे उन भारतीयों का हित सोचते हैं जिन्हें खुश रखकर ही वे अपने मिशन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन सामान्य लोगों ने भी, जो भारतीय जीवन की इन सच्चाइयों को जानते हैं, का वर्णन करने के बजाय उन पर पर्दा ही डालने का काम किया है, जिसकी एक वजह तो यह है कि वे भारतीयों को नाराज करना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी बदनामी होती, जिसे वे ना अनुभव करते हैं और ना समझ सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि वे अपने पाश्चात्य पाठकों की रुचि का अपमान करना नहीं चाहते थे। फिर भी इस तरह के मामलों में सत्य को दबाना या छिपाना निंदनीय है,
क्योंकि कुछ पश्चिमी पाठक तो ऐसे हैं कि उन्हें जब तक साफ साफ ना बताया जाए वे मौजूदा स्थितियों की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी यदि कोई भारत की समस्याओं को समझना चाहता है तो वह मिस्टर गांधी के शब्दों में आत्मछल है, जिसे वह माँ बाप कहते हैं। यदि कोई भारतीय जीवन के इन बुनियादी पहलुओं की हकीकत को न देखे और यदि कोई इस विषय को टाल देना चाहे तो उसे यह सोचना चाहिए कि उसे इस तरह अपने लिए प्रसन्न होने और उन लाखों छोटे बच्चों और महिलाओं के बारे में बोलने और सुनने का भी क्या अधिकार है जो आज शारीरिक यातनाएं सह रहे हैं। ठीक है, इसे कहाँ कहाँ से लिया गया है? तो औरतों का एकांत जैसा कि हरम होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स 1922 वॉल्यूम 3 पार्ट 1 पृष्ठ 881 से 883, परिशिष्ट पृष्ठ 919। ठीक है, ये यहाँ से इसको लिया गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।